Welcome to my class, students. We are doing English we have and the poem is No Manner Foreign and this is a critical analysis. Critical analysis क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि आपको जब लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ेंगे तो ये आपकी काफी मदद करेगा. Let's start. Now, theme क्या है इस पोएम का? This poem is an ardent appeal on the poet's part to rid our hearts of xenophobia. ये xenophobia क्या है? दूसरे लोगों के प्रति डर, दूसरे विदेशी लोगों के प्रति डर कि नहीं वो हमसे अलग है, इस डर को xenophobia कहते हैं. एंड एम्ब्रेस द यूनिटी ऑफ मैन एज अ होल. तो थीम है कि आप अपने आप को ये जो दूसरा अजनबीपन का ये जो डर है कि दूसरे लोग स्ट्रेंज है, दूसरे लोग हमसे डिफरेंट है, इस डर से अपने आप को दूर भगाओ और सारी दुनिया हमारी एक है, हमें एकता में विश्वास करना है. इसीलिए यूनिटी ऑफ मैन को आप एम्ब्रेस करो, उसे आप गले लगाओ. द पोएट सेज दैट वॉर्स आर फॉट अगेंस्ट दोज हुम वी बिलीव आर डिफरेंट फ्रॉम आवरसेल्व्स. लड़ाइयां हम उन्हीं के साथ करते हैं जिनको हम अपने से अलग समझते हैं, हम उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं, हम स्ट्रेंज समझते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस डिफरेंस इज आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड बाय मिलिट्री एंड रिलीजियस ग्रुप. और ये जो डिफरेंस है ये आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा? मिलिट्री एंड रिलीजियस ग्रुप्स के द्वारा, क्योंकि उनका पर्सनल गेन रहता है उसमें. और ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट सच मैन हेल फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देन वी डू. और ये कौन से बेसिस पे रहता है कि सामने वाले लोग हैं वो हमारे दुश्मन है, वो हमारे जैसे नहीं है, क्योंकि वो अलग देश में रहते हैं, अलग उनका तौर तरीका है, तो इसीलिए उनसे लड़ाइयां करो. द ट्रूथ इज दैट एवरी मेंबर ऑफ द ह्यूमन रेस इज द सेम. लेकिन सच्चाई ये है भगवान ने जब हमें बनाया तो हमें कोई उन्होंने भेदभाव नहीं किया, हम सब एक ही हैं, पूरी मानव प्रजाति एक ही है. अब जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वी ऑल आर सेम, हमें कोई अंतर नहीं है. The truth is that every member of the human race is the same. He has the same kind of physical appearance. हमारे जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सेम है. हम सब के दो आंखें, दो कान, एक नाक, सब हमारा सब, दो हाथ पांव, सब हम एक जैसे ही हैं. Because he descended from the same set of ancestors. क्योंकि हमारे जो ancestors है वो सेम set of ancestors है. He experiences the same joys and sorrows. जो दूसरे लोग हैं जिन्हें हम अपने से अलग मानते हैं, हमारे सेम जॉयज हैं, खुशियां हमारी वही है, हमारे दुख भी सेम है. एज एवरीवन एल्स ही हैज सीन बोथ वॉर एंड पीस. हमने दोनों वॉर एंड पीस देखा है. जस्ट एज वी हैव, हेंस ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस इन एनी वे. तो जो व्यक्ति जिसे हम सोच रहे वो स्ट्रेंज है, हमसे अलग है, वो तो हमसे अलग है ही नहीं, वो तो हमारे जैसा ही है. The poet's attack is directed specifically against the armies of nation. तो नेशन की जो आर्मीज हैं उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया है. That fight with other nations, जो दूसरे देशों के साथ लड़ाइयां करते हैं on the basis of wanting ownership over disputed land, ताकि वो लैंड के ऊपर अपना ओनरशिप हासिल कर सके. Due to this, इसी कारण we end up endangering the survival of the human species. इसके कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि हम अपने ही आने वाली जनरेशन को नष्ट कर रहे हैं. एंड द वेरी डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया को ही हम नष्ट कर रहे हैं. द पोएम कंसिस्ट ऑफ 20 लाइन्स इन टोटल 20 लाइनें हैं. दिस पोएम है रिटन इन द फर्स्ट पर्सन. तो यहाँ पर पोएट ने क्या कहा है कि उन्होंने खुद हमसे बात की है, तो ये फर्स्ट पर्सन में लिखा है. राइम स्कीम, The poet does not follow any identifiable rhyme scheme in this poem. आप देखोगे कोई भी identifiable rhyming scheme नहीं, जैसा हमने A B बताते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. Now rhetorical devices. First हम apostrophe देख रहे हैं. This rhetorical device is used when a poet addresses his or her poem to an absent audience. Audience कौन है? हम reader हैं, poet हमें बता रहे हैं. In this poem, the poet addresses all his advice directly to his address. Now, metaphor है यहाँ. On the third line, as he compares his fellow human beings with his own brothers. Metaphor में उन्होंने सबको भाई बताया है, हम सब brotherhood में हैं, भाईचारे में हैं. On the sixth line, he compares war with winter. उन्होंने war को winter बताया है.
सिंस रिड्यूस रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट बोथ दो साइड्स, क्योंकि जब वॉर होता है, जब विंटर होता है, तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम हो जाते हैं, और सिर्फ हमारे ही नहीं दूसरे देशों में भी वो कम हो जाते हैं. He used it for the last time in the 18th line when he compares wars with hells. और जब उन्होंने वॉर को हेल बताया तो उस समय भी उन्होंने मेटाफर का यूज किया. आपने देखा मेटाफर में हम लाइक का यूज नहीं करते, हम क्या कहते हैं, वॉर हेल्स. तो यहाँ पर वॉर को उन्होंने हेल बताया है और बिना लाइक के कि लड़ाइयां ही नरक हैं, नरक की तरह है नहीं कहा है उन्होंने. तो दैट इज नॉट सिमिली, इट्स मेटाफर. ना पॉलीसिंडेटन ये क्या है? This rhetorical device consists of the unnecessary use of several conjunction. जब हम बहुत सारे conjunction का यूज करते हैं, आप जब हम मेरे ग्रामर के सेशन में जाओगे, आप वहाँ conjunction के ऊपर आप देखोगे सेशन है, तो आप उसको गो थ्रू करोगे तो एंड, बट ऐसे करके बहुत सारे conjunction है. तो वो जब कंजंक्शन को हम एम्फेसाइज करने के लिए अपने थॉट को बहुत सारे कंजंक्शन लगाते हैं और उनको ओमिट भी किया जा सकता है अपने पंचुएशन मार्क से, लेकिन जब हम वो ओमिट नहीं कर रहे, हम सिर्फ कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसके हम बोलते हैं पॉलीसिंडेटन. और यहाँ पर कहाँ है वो? सन एंड एयर एंड वाटर. यहाँ देखो, यहाँ पे इस राइमिंग स्कीम का इस रिटोरिकल डिवाइस का यूज हुआ है. दिस इज, यहाँ पर हम कॉमा लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर एंड दो बार आया है. नेक्स्ट, repeating the conjunction and unnecessarily. Now next, the tone of this poem is rather critical and uncomplimentary. यहाँ पर जो टोन है वो क्रिटिकल है और यहाँ पर जो पोएट है बहुत ही कड़ाई से हमें समझाना चाह रहे हैं कि आप मत पड़ो इन भेदभावों में. It is a warning to the human race, telling them to change their ways. उन्होंने कहा है ह्यूमन रेस को कि आप अपने रास्ते बदलो. The poet shows his readers the ultimate effect of xenophobia to make them realize how bad it can affect them. उन्होंने कहा कि दूसरों के प्रति जो आपके मन में जो डर है, जो फोबिया है कि वो व्यक्ति हमारे जैसा नहीं है, इसलिए वो हम उनसे नहीं मिल सकते, इस डर को आप दूर करो, क्योंकि इसका एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट हम पे पड़ सकता है और इससे लड़ाइयाँ होंगी और अल्टीमेटली क्या होगा, हम अपने अर्थ को पोल्यूट करेंगे और जो हमारी जनरेशन है हम उसको ही खतरे में डाल देंगे. मैसेज क्या दिया है पोएट ने? In the last lines of this compelling poem, the poet again reminds us that taking arms against each other, that is war, is in fact futile. कि यदि हम एक दूसरे के अगेंस्ट में हथियार उठा लेंगे, तो एक लड़ाई का माहौल अगर पैदा करेंगे, तो ये सब व्यर्थ है, इसका कोई भी हमारे ग्रोथ में इसका कोई योगदान नहीं है. द वेरी ह्यूमन अर्थ इज रूइंड थ्रू वॉर, क्योंकि हमारी जो धरती है वो नष्ट हो रही है वॉर से, हेट्रेड से एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी काइंड, और किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से हमें जो है धरती को ही नुकसान हो रहा है. द अर्थ कैन बिकम रेवेज्ड एंड पोल्यूटेड थ्रू वॉर एंड एक्सप्लॉयटेशन विद द कांस्टेंट फायरिंग. जब स्मोक एंड डस्ट होगा, कांस्टेंट फायरिंग होगी, इससे क्या होगा, हमारी धरती पोल्यूट हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन होगा एंड पाइलिंग अप ऑफ डस्ट एंड डेब्रिस, और चारों तरफ हेल की तरह यहाँ पर डेब्रिस मलबा फैल जाएगा और यहाँ पे डस्ट ही डस्ट हो जाएगा. दैट मीन्स पूरा हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा, धुआं हो जाएगा और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा. The air that we breathe also become polluted as a result. और इस आग और इस धुएं से हमारा जो एयर है वो भी दूषित हो जाएगा. आपने देखा था नागासाकी हिरोशिमा में अभी भी जो बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ पैदा नहीं हो रहे. कब हमारे वहाँ पे बम गिराया गया था और अभी तक उसका इम्पैक्ट है. तो कवि कहते हैं कि लड़ाइयों से एयर पोल्यूट होता है और जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो नॉर्मल नहीं हो पाती है. We need to constantly remember that we are all one in the spirit and encourage mutual respect. हमें ये देखना है कि हम सब एक ही हैं, हमारी स्पिरिट एक ही है, तो हमें एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए. हमें लड़ाइयों की जगह डिस्कशन करना चाहिए और डायलॉग होना चाहिए, जो कि एक ट्रूली ह्यूमन, एक मानवीय तरीके से हमें बात करनी चाहिए, जो जस्ट है और सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए बहुत ही जरूरी है. एक
सस्टेनेबल वर्ल्ड, जो ऐसी दुनिया जो कायम रह सके फ्यूचर में, उसके लिए हमें हथियार नहीं उठाना है, हमें आपस में बातचीत करनी है. दिस इज एन important message for the poet to be giving in the middle of the 20th century when this poem was written. तो 20th century में poem लिखी गई थी और ये बहुत important message उन्होंने दिया है. The beginning of that century saw the birth of nations and the impositions of boundaries between such nations. क्योंकि इस 20th century में लोगों ने देखा बहुत सारे nations ने जन्म लिया और boundaries आ गई, दीवारें आ गई nations के बीच में. This was thought to be a necessary step in the advancement of the world as we know it. तो ये जो पोयम है ये क्या है, बहुत ही थॉटफुल एक रास्ता है कि हमारे वर्ल्ड के एडवांसमेंट के लिए. However, these boundaries only ended up fostering negative emotions. लेकिन ये जो बाउंड्रीज जो क्रिएट हुई है वो एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी बढ़ा रही है. इस बाउंड्री के इस तरफ के लोग हैं वो उस तरफ के लोगों को अपना नहीं समझ पा रहे हैं और हेट्रेड और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा मिल रहा है. दैट इज वाई द पोएट लॉन्ग्स फॉर द पास्ट व्हेन सच टेरिटोरियल डिस्प्यूट डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. तो इसीलिए कवि कहते हैं कि बहुत जब पुराने जमाने में ऐसी कोई वॉर नहीं होते थे, जब हमारे यहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं लगाई जाती थी, जब हमारे एंसेस्टर्स रहा करते थे, तो वो जो था बहुत ही अच्छा समय था. एंड मैन वॉज मोर यूनिफाइड देन ही इज एट प्रेजेंट. और उस समय लोग ज्यादा जुड़ाव महसूस करते थे और इस समय की अपेक्षा. तो आपने देखा ये पोएम में पोएट जो है वो बहुत ही क्रिटिकल वे में अपनी जो उनकी जो चिंता है इस वर्ल्ड को लेकर उसे वो बता रहे हैं. और वर्ल्ड को हम ही बचा सकते हैं यूनिटी के साथ, ना कि हेट्रेड के साथ. So, what have you learned? We have learned a critical analysis of the poem. थीम आपने देख लिया, आपने टोन देख लिया, राइमिंग स्कीम देख ली, आपने डिवाइसेस जान लिए, तो और मैसेज भी आपने देख लिया. तो इस तरह से इन सब का मिला जुला आपको आंसर लिखना है जब आप एग्जाम में आप इस पोएम से रिलेटेड जब कोई आंसर आएगा. तो इन द नेक्स्ट सेशन आई शैल बी विथ अ न्यू चैप्टर. टिल देन आई हैव अ गुड रिवीजन ऑफ दिस. थैंक यू.